डिटेल्ड स्टडी में जो आपने मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रखे हैं, मेन कंसेप्ट अंडरलाइन कर रखा है, वो आपको पढ़ना है। बाकी अननेसेसरी मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको पढ़ने से ही आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज कोई मैराथन वगैरह लेते हैं तो फालतू चीज, जनरल चीजें चलती रहती है और उससे आपका पर्पस सोल्व होगा नहीं। तो एक ये ध्यान रखें। दूसरा है कि जैसे बच्चों में कंफ्यूजन है कि सारे एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक साथ करें क्या, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, आप 4 जगह अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पहले 1A कर दिया, फिर 3C कर दिया, फिर 4D कर दिया, फिर 5E कर दिया, ऐसा कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ चारों पार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते समय जो प्रायोरिटी आप लेके चलोगे कि किस क्वेश्चन को पहले करूं, उसमें ध्यान रखना सबसे छोटे और इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, इसके बाद इजी और उससे बड़ा करना है, और मोस्ट टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में करना है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि अगर बड़े क्वेश्चन में या कोई टफ क्वेश्चन में अटक गए और पता चला वो क्वेश्चन में हो नहीं रहा, तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, और वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बूस्टअप होना चाहिए। इसके अलावा अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो बोनस मार्किंग हो जाती है, लूज मार्किंग हो जाती है। इसलिए बोनस मार्किंग, लूज मार्किंग की वजह से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और फिर पेपर टफ आएगा तो पूरे इंडिया के लिए आएगा, केवल आप लोगों के लिए नहीं आएगा। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रह के और पूरा पेपर सोल्व करो। पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है तो ICAI लूज मार्किंग कर देता है या बोनस मार्किंग कर देता है, और फिर कहीं भी दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई आधे आइटम की वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, तो आपको 1 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो भी हो सकता है एक आइटम की वजह से कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आया आपको कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बेटर है कि दोनों तरीके से कर दो। बस ये MCQ मत कर देना, अदरवाइज MCQ में कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सब्जेक्टिव में आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने के बाद में फिर आंसर दो, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर सकता है कि ICAI का क्वेश्चन उठाया और उसमें हल्का सा चेंज कर दिया। अब इसका मतलब है कि आपको पता है, पूरा पढ़ रखा है, तो इसका पढ़ के तो कर लोगे, और आपने देखा यहाँ ये देखा हुआ है और चालू कर गए, तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए पूरा क्वेश्चन देखो, और कोई फिगर भी चेंज कर सकता है, कोई कंसेप्ट भी चेंज कर सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा DT IDT का जो पेपर होता है, DT IDT में बहुत सारे आइटम टैक्सेबल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्प्ट होते हैं, बहुत सारे अलाउ होते हैं, डिसअलाउ होते हैं। तो आपको जो भी एडजस्टमेंट देता है, हर एडजस्टमेंट का रीजन लिखना पड़ेगा, और रीजन लिख के आपको चाहे उसमें फिगर ऐड करना है, चाहे फिगर लेस करना है, चाहे नील फिगर एडलेस करना है, तो चाहे नील फिगर लिखो, लेकिन हर जो एडजस्टमेंट है उसका रीजन जरूर लिखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर कॉलम में ढंग से रीजन समझाओ, और वहां पे फिगर वाले कॉलम में आप फिगर लिखो या जरूर लिखो, जो भी आप करना है। तो DT IDT में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये वैल्यू लिखने के मार्क्स भी होते हैं, और साथ में रीजनिंग देने के मार्क्स भी होते हैं। अगर के लिए वैल्यू लिखा होगा तो दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे आपका टैक्स में आए, चाहे आपका ऑडिट में आए, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि एक तो रेलेवेंट प्रोविजन समझाने की, रेलेवेंट प्रोविजन क्या बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन के एक्सेप्शन या प्रोविजो का है तो वो लिखना है। इसके बाद बेसिक इश्यू क्या इन्वॉल्व है वो लिखना है। फिर इसके बाद में जो कंक्लूजन देने जा रहे हैं उसका रीजन समझाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको कंक्लूजन समझाना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट में देना है। अगर आप फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। यानी जो T फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट वगैरह है और ये फिगर, इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। इवन जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो, तो लेजर में जैसे डेबिट साइड के आइटम डेबिट में, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में, ऐसा नहीं कि साहब आपने डेबिट के क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट के डेबिट में लिख दिया, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देखो 2 चीज होती है। आप जो क्वेश्चन बनाओगे, CFS का बनाओगे या और कहीं का बनाओगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन का बनाओगे, तो आपका बैलेंस शीट होता है, उसके नीचे नोट्स अकाउंट होता है, और एक होता है वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट तो कहीं भी बनाए जा सकते हैं, वर्किंग नोट से कोई दिक्कत नहीं है।
वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप जो ये नोट्स अकाउंट बनाओगे वो आप बैलेंस शीट के नीचे बनाओगे, फॉर्मेट में बनेंगे नोट्स अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वैसे ही नोट्स अकाउंट्स का फॉर्मेट है। इसके अलावा जो नोट्स बनेंगे उसका आप जो है उसका हेडिंग भी डालो। इवन जैसे वर्किंग नोट की भी हेडिंग डालो कि साहब ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो क्या है कि इजीली देख लेता है कि हाँ ये चीजें यहाँ अलग की दे रखी है। इसके अलावा जो रफ वर्क है वो आप कहीं भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि साहब पीछे करो, आप रफ वर्क कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बार अगर आपने क्वेश्चन कर दिया और फिर लगता है यार गलत हो गया, तो आप काट के आगे बढ़ते हो, उसको कट कर देते हो, दूसरा क्वेश्चन दोबारा करते हो, तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है। आप बिना कट करे दोबारा क्वेश्चन कर दो, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपका जो उस क्वेश्चन को चेक करेगा उसको भी चेक करेगा और जो दोनों में ज्यादा नंबर है उसको प्रोवाइड करेगा। इसलिए काटना नहीं है, आपने कर दिया कट मत करो आप, तो एग्जामिनर अपने आप चेक कर लेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो टाइम अलाउ करता है तो एडिशनल क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको जो क्वेश्चन करने हैं 5 करने हैं, आपके पास में 6ठा क्वेश्चन करने का टाइम भी है, तो वो भी कर लो। वो क्या करेगा, पूरे 6 क्वेश्चन चेक करेगा और टॉप 5 क्वेश्चन के मार्क ले लेगा और जो जिसके सबसे कम आए उसको डिलीट कर देगा। इसलिए आप लोगों को कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है, यानी फीफो बेसिस पर चेक नहीं होता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, किसी पेपर पे स्टक नहीं होना कि ऐसा नहीं कि साहब मैं तो अटक गया है कि अब ये करूंगा, इसको करके आगे बढ़ूंगा। अगर कहीं अटक गए, दिक्कत आ गई, तो उसका छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हो सकता है और आगे एजुकेशन हो और वो एजुकेशन आप करने से रह जाओ, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए आप फिगर को लैक्स में लिख सकते हैं, करोड़ में लिख सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको टाइम बच जाएगा। इसके लिए आप टॉप साइड में लिख दें रुपीज इन करोड़ से रुपीज इन लैक्स वगैरह, तो आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और आपको एग्जाम पूरा देकर निकलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। कई बार बच्चे वैसे तो क्या है कि वो लास्ट में निकलने देते हैं आजकल, लेकिन फिर भी वो क्या है कि समेट के बैठ जाते हैं कि चलो यार मैं तो हो गया पेपर। आप पूरा देखो, अगर आप पूरा पेपर कर लिया तो आप उसको रिवाइज करोगे, जो कोई गलती तो नहीं कर रखी है, जिससे कि आपका कोई छोटी मोटी मिस्टेक है वो मिस्टेक का भी आपको पता चल जाए। और आपको सारे पेपर्स में अपेयर होना है। कई बार बच्चे को लगता है यार पेपर पहला टफ आ गया, मैं तो पास नहीं होऊंगा, तो अगले पेपर छोड़ देता है। पता चलता है कि उस पेपर में पास हो गया और आगे के पेपर दिए नहीं, तो इसलिए उसमें तो पास होने का सवाल ही नहीं है, तो ये गड़बड़ भी हो जाती है। तो ये गड़बड़ भी आपको नहीं करनी है, पूरा पेपर देने हैं। इसके अलावा घर आने के बाद में, पेपर आपने दे दिया, घर आने के बाद में उसको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, कई बार पता चला है कि यार आप सही कराया, आपका दोस्त गलत कराया, और आपका दोस्त गलत कराया और आपको लगता है कि यार क्या मालूम मेरा गलत हो गया दिखता है, और इसके चक्कर में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो न तो किसी दोस्त से पूछना है, न कोई जो ये पेपर एनालिसिस करते हैं लोग बाग इसका आंसर ये है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार पता चलता है कि यार आपका सही हुआ, वो टीचर बता रहा हो गलत हो। जैसे अभी हुआ ही है एक बार कि साहब तो पता चलता है कि आपका दिमाग खराब हो जाए, जबकि फालतू भी दिमाग खराब क्यों करना। और कहीं से बुक से भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है रियली में भी कोई गलत हो जाए, तो इसका मतलब है कि माइंड में बोधरेशन हो सकता है। तो ऐसा काम आप लोगों को करना ही नहीं है। इसके अलावा एग्जाम में आपको सफिशिएंट स्लीप लेनी है, कम से कम 6 घंटे सोने हैं आपको, कम से कम 6 घंटे का नींद तो लेना है। ज्यादा हो जाए 7 घंटे तो और भी अच्छा है, जिससे क्या है कि आपका दिमाग ठंडा रहेगा, जो भी चीज याद रहेगी आपको तुरंत याद आएगी। इसके अलावा एग्जाम सेंटर में आपको जो ज्यादा रुकना नहीं है, दोस्तों से डिस्कस करना नहीं है, तो ये सब चीजें आपको करना है। इसके अलावा परमिशन लेटर जो एडमिट कार्ड है उसमें डूज एंड डोंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो भी समझना कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैनेजमेंट ध्यान रखो आप, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन सब में है वो ये है कि पेपर टफ आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, इजी मार्किंग बोनस मार्किंग हो जाएगी और उससे आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा, कहीं भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखो। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।